क्या हुआ था पापा के साथ? ही हैड कैंसर। एक बहुत ही सिक्योर लाइफ से सडनली कोई सिक्योरिटी नहीं थी हमारे लाइफ में, और ऐसे बहुत बार हुआ है मेरी लाइफ में जब मुझे लगा दी एंड, खत्म, अब क्या करूंगी, यानी आई एम मिजरेबल। इफ द मैन इज एज एम्बिशियस एंड ड्रिवन, it's applauded, but if a woman has the same path, somewhere it's not looked at with the same respect or the same gaze rather. एक्टिंग करनी है आपको कैसे पता था? I don't want to sound crazy. दम लगा के हईशा में जो लड़की थी, she had to be like bigger. सर कोई ऑप्शन नहीं था तो हिम्मत वही से आती, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगी। किसी एक्टर को डेट करोगे? We find the right person. डिटेल्स में नहीं घुसूंगी, बट क्या पैसे आपकी लाइफ में ज्यादा डर लाते या ज्यादा हिम्मत? हिम्मत। आई लव फेम, आई लव मनी एंड आई लव सक्सेस, तो मुझे नहीं शर्म आती है बोलने में। डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन टीआरएस में फिर से आपका स्वागत है। ये एक फिल्म इंडस्ट्री ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन होने वाली है और बहुत सारे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में घुसना है, बहुत सारे लोगों को लाइफ में एक्टर बनना है, पर सच ये है कि बहुत कम लोग इस प्रोफेशन में ब्रेक थ्रू करते हैं और उनसे भी कम लोग इस प्रोफेशन में सफलता हासिल करते हैं। इस प्रोफेशन में अगर सफलता चाहिए, पहले तो आपके दिल में हिम्मत चाहिए रहती है, एंड डेफिनेटली आपको खुद के डर को, खुद के माइंडसेट को कॉन्कर करना पड़ता है। आज ये एक फिल्म इंडस्ट्री का साइकोलॉजिकल एपिसोड है भूमि पेडनेकर के साथ। बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन थी। हमारे बाकी जो 15 एपिसोड्स है इस सीरीज के, वो भी बहुत बढ़िया एपिसोड्स है। इट्स द डर के आगे जीता स्टोरीज ऑन टीआरएस, और आज की गेस्ट है द वेरी ब्यूटिफुल, द वेरी एलोक्वेंट, वेल स्पोकन भूमि पेडनेकर। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीता स्टोरीज ऑन टीआरएस में भूमि पेडनेकर का स्वागत है। हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ, क्यों बढ़िया हो? क्योंकि मैं हूँ यार, मैं पैदा ही बढ़िया हुई हूँ। आई डोंट वांट टू साउंड क्रेजी, पर लाइफ इज गुड। आप ये क्यों कह रहे हो? बहुत कम लोग आजकल कहते हैं कि लाइफ इज गुड, बट आपसे बात करके सच में फील होता है हाँ, कि आपकी लाइफ सच में गुड है। टचवुड इट्स बिन गुड। मतलब आई डोंट वेक अप, ऐसे नहीं होता कि रोज उठ के लगता है कि आज तो मतलब क्या भगवान, मैं रोज उठ के कंप्लेन भी बहुत करती हूँ, लेकिन आज जब मैं उठी, आज वो दिन था जब मुझे लगा नो, लाइफ इज ओके। क्यों? आई ऑनेस्टली मुझे रीज़न नहीं पता। मैं उठी, बाहर हर जगह मेरी मेरी मॉम धूप फेर रही थी। यू नो, आई जस्ट वोक अप विद द हाउस बीइंग फ्रेग्रेंट, एंड एक यू नो हर हर रोज़ एक अलग वाइब होती है। आप हर रोज़ एक अलग माइंडसेट से उठते हो। आज मैं जिस माइंडसेट में उठी, मैंने कल रात को एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ी थी सोते हुए, तो आई वोक अप कि कुछ आया है अभी। यू नो, एज एन एक्टर जब आप कुछ अच्छा पढ़ते हो ना, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। सो इट वाज आई स्लेप्ट वेल, आई स्लेप्ट हैप्पी। ओके। एक फिल्म करियर में किस्मत का बहुत बड़ा रोल रहता है, बिल्कुल आप ये मानते हो? बिल्कुल। कि जो स्क्रिप्ट्स आपके पास आ रही है, कभी कभी आपकी किस्मत में लिखी होती है वो स्क्रिप्ट्स, या आपकी खुद की लाइफ की स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है। बिल्कुल, आपने सोचा इसके बारे में? बहुत बार। क्यों? यार क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है वो कन्वेंशनल तो रही नहीं है। इसके बारे में आई हैव स्पोकन ऑल्सो मैनी टाइम्स। जब भी कोई मुझसे बात करता है, सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरे लिए ये होता है कि आपकी लाइफ, आपकी फिल्म चॉइसेस स्पेसिफिकली इतने अनकन्वेंशनल रहे हैं। पर मुझे लगता है मेरी लाइफ के ही चॉइसेस अनकन्वेंशनल रहे। 18 की उम्र में मैंने काम शुरू कर दिया था। घर पे वो टिपिकल सिनेरियो नहीं होता जहाँ पे लड़ाई झगड़े करके कि नहीं मैं तो फिल्मों की ही दुनिया में घुसूंगी। और मेरे पापा ने लिटरली बहुत टाइम तक मुझसे बात नहीं की थी, एंड अंटिल ही फेल सिक, यू नो, तो वो हमारा अनफॉर्चुनेट, बट वहाँ पे कहीं पे हमारा यू नो आइस ब्रेक हुआ था। लेकिन तब भी मैं लगी रही। यू नो, मुझे हमेशा एक्टिंग करनी थी, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि अब मैं स्पेसिफिकली, अगर आप किस्मत की सोचो, मुझे किसी ने कहा कि एक कास्टिंग असिस्टेंट की नौकरी, एक जॉब है जो उसकी ओपनिंग है, तो आप जाके ट्राई करो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कास्टिंग में, ना मुझे पता था कास्टिंग होती क्या है, क्योंकि तब ऐसे एज सच कास्टिंग डायरेक्टर होते नहीं थे। 18 साल की थी, एक चिप था शोल्डर पे, रिसेंटली मुझे फिल्म स्कूल से बाहर निकाला गया था,
निकाला गया था मतलब हाँ, पापा ने? नहीं, स्कूल ने। आपने कुछ लफड़े किए थे कॉलेज हाँ, में मेरी क्या? अटेंडेंस बहुत लो अच्छा, थी। ओके ओके, इट वो ठीक वाज़ है। हाँ, आई वाज़ वैसे मैं एकदम अव्वल स्टूडेंट थी, लेकिन मैं जाती नहीं थी, ओके। है ना? क्योंकि फ़िल्म स्कूल भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मुझे लगता है एक थोड़ी मैच्योरिटी के बाद यू शुड अटेंड, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। मैं उसको हाई स्कूल की तरह ट्रीट, बॉम्बे में 11th-12th क्या होता है, सब मेरे सारे दोस्त वेले, तो मैं भी उनके साथ टाइम पास, और उस चक्कर में मेरी अटेंडेंस लो होती थी। लेकिन आई थिंक आई हैड लाइक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैलेंट, सो जो प्रैक्टिकल होता था उसमें आई वुड ऑलवेज, उसमें अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे, बट दैट वाज़न्ट इनफ। तो मुझे नया फ़िल्म स्कूल से निकाला था। लाइफ़ ना एकदम ऐसा लग रहा था कि बस अभी क्या होगा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि घर पे लड़ाई की थी कि फ़िल्मों में घुसना है। स्टूडेंट लोन लेके फ़िल्म स्कूल गई, और बड़ा स्टूडेंट लोन था यार तब, 13 lakhs। दिस इज़ इन 2008। 8 और 9, एक्चुअली 9। हम्म। एंड तब खुद के सर पे इतना बड़ा लोन मुझे लगा पता नहीं क्या होगा। वहाँ से निकाली गई, फिर कुछ आइडिया ही नहीं था अभी आगे लाइफ में क्या करना है। पढ़ाई तो करनी नहीं थी मुझे, आई वाज वेरी क्लियर कि कुछ भी हो जाएगा, कन्वेंशनल एजुकेशन पाथ लूँगी नहीं। पर एंड ये कैसे पता था? यार बिकॉज मुझे बनना ही एक्टर था ना। अब मैं इस ओके। कॉलेज जाके अपने पेरेंट्स के सामने फेक करूं, मन मार के रोज एग्जाम करूं, पढ़ाई करूं, मैंने किया। पर मैंने ओपन स्कूलिंग की बिकॉज माई पेरेंट्स वो वेरी क्लियर कि ग्रेजुएट तो बनना ही होगा, एक ऑब्सेशन होता है। ओपन स्कूलिंग क्या होती जो आपको एक्चुअली अटेंड नहीं करना पड़ता है? कॉलेज, सिर्फ जाके एग्जाम्स देने पड़ते हैं। ये होता है बॉम्बे ऑफ में? कोर्स यार, ये मुंबई मुझे नहीं पता। यूनिवर्सिटी में होता है। और ये ये मुझे नहीं पता। क्या बात कर रहे हो यार, यू आर फ्रॉम बॉम्बे, यू हाँ डोंट नो बट ये मैं दिस। पहली बार सुन रहा हूँ मैं क्या कह रही थी, कि किस्मत। हाँ पर एक्टिंग करनी है, ये आपको कैसे पता था? मुझे ना बचपन में मैं सबको बिठा के, मैं वो बच्ची थी कि कुछ हो जाए, किसी और की शादी, ऑब्वियसली किसी और की शादी होगी, कुछ भी होता था, मैं पूरी महफिल मेरे सामने बिठा के आई वुड स्टार्ट परफॉर्मिंग। और एंड आई वुड, और मेरे में ना कॉन्फिडेंस जब मैं परफॉर्म कर रही होती थी तभी रहता था, अदरवाइज मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी एज अ चाइल्ड। लेकिन अगर मैं स्टेज पे हूँ, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था। um, मुझे लगता है मेरा एस्केप मेथड था टू जस्ट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ पीपल। तब अप्रिसिएशन मिलती थी बहुत, आई वुड फील लाइक आई एम अ कूल किड। एंड तब आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे सजने संवरने का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। अगर आप मेरी बचपन की भी फ़ोटोज़ देखो ना, माय मदर, मेरी मौसियों ने, मेरी बड़ी कज़न्स ने हमेशा कभी किसी ने लिपस्टिक लगाई हुई है, गंदी सी फेक ज्वेलरी पहनाई हुई है, गंदे गंदे विग्स में मेरी फ़ोटोज़ है। अब मुझे बहुत मज़ा आता था। सो आई थिंक वो एग्जैक्ट मोमेंट नहीं पता जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्टर बनना है, बट मेरे पास और कोई, देयर वाज नो अदर प्रोफेशन दैट आई थॉट आई वुड डू। कहीं ना कहीं घर पे, बिकॉज फ्रॉम माई फादर्स साइड सारे इंजीनियर हैं, हाईली एजुकेटेड। माई मदर साइड इज़ वेरी क्रिएटिव। लेकिन जस्ट टू मे बी मेक माई फादर हैप्पी, मैं कहती थी हाँ मैं ज़रूर कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टाइप की चीज़, या यूपीएससी, या कुछ ऐसे बहुत ही भारी भरकम पढ़ाई की लाइन चुनूंगी। बट इंटरनली आई ऑलवेज जस्ट वांटेड टू परफॉर्म। पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इंडिया में जिनको फिल्मों में घुसना है। बहुत कम लोगों को सफलता मिलती है। बिल्कुल। तो आपने कुछ तो सही किया होगा। तो मैं शायद, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर मैं शायद ये मानता हूँ कि जब आपने एज एन असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर काम किया, शायद आपको वहाँ से बहुत सारे लर्निंग्स मिले और वहाँ से फॉर्मूले सीखे कोड क्रैक करने के लिए। 100% यार, मतलब ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता मैंने कोई कोड क्रैक किया, क्योंकि मेरी पहली फिल्म वो कोड वाली फिल्म ही नहीं थी, है ना। पर मैंने जो चीज़ सीखी यार, वो जो मेरे वो 3 साल थे जब मैं असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर थी, मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत उथल पुथल चल रहा था। माई फादर फेल सिक, it was a very, then we lost him, it was a very big loss that my sister and my family had to go through. एक बहुत ही सिक्योर लाइफ से सडनली कोई सिक्योरिटी नहीं थी हमारे लाइफ फाइनेंशियल में। सिक्योरिटी। एवरीथिंग फाइनेंशियल, सडनली आपका पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है, एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इट। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, क्या हुआ था पापा के साथ? ही हैड कैंसर, ओके। एंड yeah, it's a very painful
Yeah, it was really sad. अब थेरेपी के लिए गए हो? No, I have actually never done professional therapy, but I'm spiritual. I chant, I pray a lot. कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ जो मेरी फैमिली में रही है, स्पेसिफिक बाय फैमिली आई मीन मैं, मेरी बहन और मम्मी, कि वी टॉक अबाउट एवरीथिंग. Everything. My mother was always very transparent with us. Um, I was always very transparent with my sister and vice versa. Of course, उनके भी baggages हैं, उनके भी emotions हैं, और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पे भी कई बार वो डाल देते हैं, but I feel family can take it. और we are very very close. मेरे लिए मेरी बहन और मम्मी के ऊपर कोई है ही नहीं. And my puppies. As of today, my puppies are very, very, they're my life. But my mother is literally somebody that I look up to, and I worship my mother, because she's so strong, and I've seen her just like, keep it together and raise two really independent, ambitious, kind women. I would like to believe that we are kind, क्योंकि बचपन से ही ना एक चीज़ जो हमने हमेशा देखी है मेरे घर में, वो है काइंडनेस. जो एक भावना होती है टू गिव बैक, मेरे फादर में भी बहुत थी, मेरी मदर में भी बहुत थी. तो जब सो आई थिंक अभी भी अगर मैं अपने लाइफ में देखूँ, जो मेरे में एक भावना है कि मैं अपने काम से, जो भी मैं काम ऑफ स्क्रीन करती हूँ, हाउ डू आई गिव बैक, कैसे मैं कोई पॉजिटिव चेंज अगर एक इंसान की भी लाइफ में ले आओ ना, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. वो ऑल्सो इज माई that is my way of being spiritual. I don't know if I'm making sense. No, you are. This is what a podcast is. Okay. मैं ये मानता हूँ कि जो लोग सबसे ज़्यादा काइंड होते हैं, उन्होंने एक्चुअली लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख देखा है, इसलिए इतने ज़्यादा काइंड हो जाते हैं. और ये मेरी थियरी थी, बट पॉडकास्ट के थ्रू मैंने इस थियरी को कंफर्म किया. अब सच में बहुत अच्छे हो. मतलब वो दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यू आउटसाइड, कि इनकी एनर्जी बहुत स्वीट है. Thank you. तो एंड कहते हैं कि योर एनर्जी स्पीक्स बिफोर योर वर्ड स्पीक. I believe in that as well. क्योंकि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ जी. ये सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं होती, ये एक एनर्जी एक्सचेंज भी होती. जी. तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, इफ़ इट्स ओके. Yes, please. Okay. पॉडकास्ट करने के टाइम पहले आपको कैसा लग रहा है बात करते हुए? टू अर्ली? Too comfortable I feel. मैं सोची थी बात करते, मैंने कहा मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ. ये इस रूम की एनर्जी है. हाँ, कुछ है यार. आई थिंक द वे इट स्मेल्स, आपने मतलब बिकॉज मैं ना फ्रेग्रेंस को बहुत रिएक्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है फ्रेग्रेंस बहुत पॉजिटिविटी लाती लाता है है एनवायरनमेंट. एक स्पेस में. जी. इट्स अ वेरी, इट स्मेल्स गुड. यहाँ बहुत कुछ हुआ है इस रूम में. अच्छा. बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसे नथिंग क्रेजी. ओके. धार्मिक चीज़ें हुई हैं इस रूम में. बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग आए, और मैं मानता हूँ कि जब डीप कॉन्वर्सेशंस होती है, एक एनर्जी रिलीज हो जाती है स्पेस में उन डीप कॉन्वर्सेशंस की वजह से. तो काफ़ी लोगों को हैवीनेस फील होता है, या काफ़ी लोगों को वल्नरेबिलिटी फील होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कर बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं. इसलिए मैं भी वो लिबर्टी ले रहा हूँ आपके साथ, कि आपके साथ थोड़ी सी डीप बातें कर रहा हूँ. प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है? और ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो, बट एंड आई माइट बी रॉन्ग, बट आई फील कि आपके दिल में अभी भी थोड़ा सा पेन है उस फेज का. एंड आई माइट बी फुल्ली रॉन्ग. आई एम श्योर आपने उसे वर्कआउट किया होगा थोड़ा सा, पर मुझे वो पेन फील होता है जब मैं आपसे बात करता हूँ. और ये शायद एक पॉडकास्टर होने की खासियत है कि आप एक टोटली एम्पैथेटिक जोन में चले जाते हो पॉडकास्ट करने के वक्त. तो कुछ तो फील होता है जब आप उस फेज के बारे में बात कर रहे हो, जिस तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाती है. आई डोंट नो व्हाट इट इज़. इसलिए मैंने आपको थेरेपी के बारे में पूछा. राइट. और मैं थेरेपी के बहुत अगेंस्ट था एट वन पॉइंट इन माई लाइफ. और मेरे काफ़ी सारे जेन-ज़ी दोस्तों ने साथ मिलकर मुझे बिठाया और कहा कि थेरेपी के लिए जाओ. राइट. और मैं भी यही कहता कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, आई डोंट नीड इट. बट एक्चुअली आई डोंट थिंक आई डोंट नीड इट. आई नो आई नीड. ओह, और मैंने इन द पास्ट कई बार अप्रोच भी किया है, but I also feel कि I did not find that person that I could ओपन अप टू. open up to. थेरेपी डेटिंग की तरह होती है. Yeah, I think you have to find that right match. So I have actually, and not just for me, in fact, my mother,
I have been pushing her towards therapy. And because I believe in it. And I feel कि हम सबका इतना past baggage होता है. And you're right. You know, आप अपने दर्द को पकड़ के रखते हो, especially if you're an artist. yeah. Am I right? You want to add No, anything? you are right. And somewhere I feel it keeps you going. It also is like the fire in my belly. आपको मोटिवेशन मिलती है 100%. उस फेज से, 100%. उस फेज के डर से? इस डर से कि मुझे दोबारा वहाँ नहीं जाना. And it's not about success. It is about emotionally where I am today. है ना, अभी सक्सेस अब मेरी फिल्में चले ना चले वो जेन्युइनली मेरे हाथ में नहीं है. मेरे हाथ में सिर्फ ये है कि मैं अपना काम करती रहूँ, पूरी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ, बिकॉज आई बिलीव इन दैट. मैं बहुत मेहनत करके यहाँ पे आई हूँ, मेरे पास और कुछ था नहीं. मैंने पिछले से 14 सालों में आई वर्कड एवरी डे. और मैं उस माइंडसेट की हूँ दैट देयर इज नथिंग अबव हार्ड वर्क. बिकॉज एज आई सेड कि मुझे जो रिजल्ट्स लाइफ के मिले उसी वजह से मिले कि मैं कभी रुकी नहीं. अगर कोई ब्लॉकेज आती थी, आई वुड लाइक बिलीव, बिकॉज आई वाज हाइपर ऑप्टिमिस्टिक कि नहीं कुछ और होगा, और कुछ और हो जाता था. और ऐसे बहुत बार हुआ है मेरी लाइफ में जब मुझे लगा है दी एंड ख़त्म, अब क्या करूँगी, एंड यू नो आई एम मिजरेबल. पर कहीं ना कहीं वो एक ऑप्टिमिज्म था मेरे में. ऑप्टिमिज्म क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं था कि यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल एंड वर्क टुवर्ड्स इट. सो दैट केप्ट मी गोइंग. बट यू आर राइट, आई डोंट थिंक आई हैव डेल्ट विद what I went through in that phase completely, and I'm very aware of it. लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत स्ट्रेंथ भी ड्रॉ करती हूँ उससे, और वो एग्जॉस्टिंग भी है. आई डोंट नो वेदर ये सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है, ये मैं अपने दोस्तों के साथ नोटिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे भी ये पूछ रहा हूँ कि हम सब अभी 30s में एंटर कर चुके हैं. 30s में जो चीज़ें आपके साथ बचपन में हुई वो निकल के आती है. करेक्ट. और बहुत ज़्यादा करेक्ट. सडनली. और ये काम शायद क्योंकि 20s में हम इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम भूल जाते हैं कि क्या क्या हुआ था. बट 30s में बहुत कुछ निकल के आ रहा है. नो यू आर राइट. और मुझे लगता है जो एट दिस पॉइंट मेरे में समझ ज़्यादा है टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वेंट थ्रू. आई डोंट थिंक मेरे में तब उतनी बुद्धि थी टू अंडरस्टैंड द इमोशनल चाइल्डहुड का बैगेज दैट आई एम स्टिल कैरिंग. आज मेरे में उतनी बुद्धि है दैट आई एड्रेस इट. एटलीस्ट मैंने एक्नॉलेज कर दिया है कि अच्छा है बैगेज दैट आई एम डीलिंग विथ. अब उसके साथ कैसे डील करना है अभी तक मैंने क्रैक नहीं किया है, अपार्ट फ्रॉम माई स्पिरिचुअल जर्नी दैट आई हैव एंड द पीपल दैट आई हैव. और सुपर हिट फिल्म्स का एक पार्ट बनो. वो दैट्स द वे टू डील. See, there's nothing sweeter than success. It's a fact. I think it's also सब डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. पर मैं बहुत ज़्यादा ambitious हूँ. स्पेशली अगर हम इस शहर में पले बड़े हैं तो सक्सेस की एक प्यास होती है. बहुत ज़्यादा है ना. एक ना मेरे में, और मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं एंड गोल क्या है, मुझे पता ही नहीं एंड गोल क्या है. बट एक विजन, एक्चुअली मेरे पास विजन भी नहीं. मुझे ना एक, आई लव पावर, आई लव फेम, आई लव मनी, एंड आई लव सक्सेस, यू नो. एंड आई एम, और मुझे नहीं शर्म आती है बोलने में. आनी भी नहीं चाहिए. तो और प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम है नहीं पता नहीं, मेरी बहन भी ऐसी है. अब हम पूरे दिन घर पे यही बातें करते रहते हैं करियर के बारे में, एंड वी आर रियली, आवर प्रायोरिटी इज आवर करियर. और बाकी सब कुछ एट दिस पॉइंट एक बैक सीट पे है. एंड वी आर जस्ट लाइक अभी व्हाट नेक्स्ट. एंड आई डोंट नो इफ दैट इज फ्यूल्ड फ्रॉम माई पास्ट or that is fueled from, but I think I've always had it in me. You know, ये sudden ambition मुझ में इसलिए नहीं आया because suddenly I did not have the protection of my father. ये मुझ में हमेशा ambition था. इसलिए when I look back, जब मैं literally, मैंने कब Whistling Woods join किया था, I was 16. 16 की उम्र में मैंने इतना बड़ा student loan भी ले लिया जो मैंने, I paid back for it. There was no help from my parents. And at such a young age, 13 lakhs is a lot. It's a lot for me even today. कितना टाइम लगा?
आई थिंक 4 साल पर वो आपने सैलरी के थ्रू पे किया? सैलरी के थ्रू पे किया। क्योंकि और फॉर्च्यूनेटली जब मैं व्हिstling वुड्स से जब दे आस्क्ड मी टू लीव, निकाली गई, मुझे बहुत दुःख होता है, कांट से इट। तब मेरे पास अराउंड 1 साल का टाइम था टू स्टार्ट रीपेइंग द लोन बिकॉज़ आई डिड नॉट कंप्लीट द कोर्स, राइट? तो टेक्निकली जो 13 लाख आपने खर्च किए, उससे आपको डिग्री नहीं मिली। नहीं, पर इतना कुछ मिल गया। जैसे? जैसे मैं स्टार्टेड माय करियर यार, ओके। अगर नहीं निकाली जाती व्हिstling वुड्स से शायद मैं यशराज में जाके नौकरी नहीं लेती। शायद थिंग्स वुड नॉट हैव हैपेंड द वे दे डिड। ये आपका एक ऑप्टिमिस्टिक ये मेरा ऑप्टिमिस्टिक, देयर मन इज अ बात कर रहा है। रीजन दिस हैज हैपेंड ओके। एंड आई बिलीव इन इट। मुझे लगता है देयर इज अ रीजन कि ये सारी चीजें मेरे साथ इन ऑर्डर में हुई बिकॉज मैं कोई फिल्म फैमिली से हूं नहीं। मैं बॉम्बे से हूँ, जो फिर से एक प्रिविलेज है क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मेरी मदर की जो बेस्ट फ्रेंड थी रेखा आंटी, शी इज़ नो मोर, बट शी वॉज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन माई लाइफ. You know, she would tell my mother that no, let's put her into a film school. You know, she wants to go into a film school. उनके हस्बैंड एक टेलीविजन डायरेक्टर थे. उनका एक बहुत हिट शो था तारा. तो बचपन में ना हम बहुत छोटे होंगे तब, लेकिन बहुत बड़ा हिट शो था, जी पे आता था. तो बचपन में मैंने थोड़ा बहुत तब देखा. छोटा इन्फ्लुएंस था, पर आई एम श्योर कहीं ना कहीं एक मेरे एक्टर जो मेरी वांट थी एक्टर बनने की, शायद उसमें जो मैंने थोड़ा बहुत वो माहौल देखा उसका हिस्सा हो. मेरे मामा जी FTII पास आउट थे, एडिटर. तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंसेस थी, पर मुझे लगता है द whatever has happened in my life is for a reason. बिकॉज मैंने बहुत बचपन में ना मैनिफेस्ट कर दिया था कि ये सब मेरे साथ होगा. मुझे एक चीज़ खुल के कहनी है, पता नहीं अगर कहूँ या नहीं, पर फिर भी कहूँगा, फॉर द सेक ऑफ यू ओपनिंग अप मोर। Oh God, I'm getting nervous. मुझे जेन्युइनली दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील हो रहा है ये सब सुन के, Thank you. बहुत ज़्यादा. ये बिल्कुल ईजी नहीं है जो भी आपके साथ हुआ. Right. और लोग चाहे जो भी कहें, कुछ लोग कहेंगे कि आप बॉम्बे से ही थे, रेंट कोई आपके लिए भर रहा था, मतलब बोलने की 1000 बातें होती है, बट जब आप किसी से इन पर्सन मिलते हो, आई फील इवन पॉडकास्ट के थ्रू लोग आपके दिल को जान रहे हैं, पर मैं एक्चुअली आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मुझे थोड़ी और जानकारी मिल जाती है आपके पास्ट के बारे में, और इन सारी बातों को सुनकर, इन सारी चीज़ों को फील करके मुझे और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट फील हो रहा है, क्योंकि आपने अपने पेन को बहुत अच्छे से हैंडल किया, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपने अपने स्कार्स को बहुत अच्छे से हैंडल किया. Thank you. तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील हो रहा है, क्योंकि शायद आपको तब रिस्पेक्ट फील होता है किसी के लिए जब आप कुछ ऐसी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो जो एक दूसरा इंसान ने ऑलरेडी कर लिया है. आई फील कि मैं अपने स्कार्स को जाने नहीं देता, पर आपने जिस तरह से अपने स्कार्स को हैंडल किया, और पेन को हैंडल करना और स्कार्स को हैंडल करना 2 अलग चीज़ें होती हैं. So how do you deal with it? अनफॉर्चुनेटली पैसे कमा के, Hmm. पर I feel you. मैं थेरेपी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब वहाँ खुलने की कोशिश करता हूँ. वहाँ बहुत अजीब सवाल पूछते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है कि ऐसे भी सवाल हो सकते हैं, और मैं पॉडकास्टर हूँ. सवाल पूछना मेरा जॉब है, बट खुद से आप ऐसे सवाल कभी पूछते नहीं. तो शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मोर थेरेपी, मैं I खुद know, को I know, I know. थेरेपाइज कर रहा हूँ. पर आई थिंक ये ऑनेस्टली गर्ल्स की एक खासियत भी होती है कि आप लोग अपने इमोशंस को और अच्छे से हैंडल कर पाते हो, एटलीस्ट फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव ऐसा लगता है. मैं शायद गलत हो सकता हूँ, बट अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. थैंक यू यार, मुझे भी, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं, ऐसे लग रहा है मैं ज़्यादा क्यों? तो नहीं खुल रही. अब आपको ऐसा क्यों लगेगा अब ज़्यादा बोल? आई डोंट नो, ये रूम की खासियत यही ये है. कुछ है यहाँ, कुछ ना, मुझे लग रहा है कैंडल में कुछ डाला हुआ है जिस वजह से सब बोलने लग जाते हैं. वो No, पाउडर लाओ गाइस, कॉफी. सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग, बट गो ऑन. क्या कह रही थी? यू वर टेलिंग मी अबाउट एक्स. कि रणवीर इतना अच्छा पॉडकास्टर कैसे बड़ी है. वाह यार, मतलब देयर इज नो रीजन फॉर मी टू sit here and go so deep, but I feel like I should. I आपने don't. एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डीप पॉडकास्ट हो. यार देखो, हम एज एक्टर्स ना, हम बहुत बात करते हैं, विद डिफरेंट एनर्जीज, विद डिफरेंट पीपल.
लेकिन हमेशा ना उसका एक एक एजेंडा होता है जब आप कोई कॉन्वर्जेशन या इंटरव्यू कर रहे होते हैं। आज मेरे पास कोई एजेंडा नहीं था। मुझे ना मैंने कोई क्वेश्चंस देखे, मुझे था आके पॉड करना है। ऑब्वियसली आई हैव सीन लाइक मल्टीपल ऑफ योर पॉडकास्ट इन द पास्ट एंड जो आप स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है वो देखने में, सुनने में। लेकिन आज मुझे था कि अच्छा, जस्ट आई वाज़ ब्लैंक। मैं लिटरली घर से, मैं बस अभी डेंगू से रिकवर कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे हुआ, तो यहाँ आने के 1 घंटे पहले तक मैं सो रही थी। मेरी साइकिल एकदम आप ठीक उथल-पुथल हो? हुई है। टायर्ड हूँ पर ठीक हूँ। आपको बताना चाहिए लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में, क्या-क्या होता है एक एक्टर की लाइफ में अदर देन एक्टिंग इन फ़िल्म्स? क्योंकि एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से मुझे एक बहुत हाई प्रेशर इंडस्ट्री लगती है इन सारी चीज़ों की वजह से। शायद मैं खुद के नज़रिए से ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसी सारी चीज़ें, स्टाइलिंग और एंटोurages और गाड़ियाँ और ब्लिंग पर्सनली अच्छा नहीं लगता, बट दैट्स माय ओन पर्सनैलिटी। यार यू नो द थिंग इज़ कि जब मैंने सोचा था ना एक्टर बनना है, तब मुझे ये सारी चीज़ें भी चाहिए थी। है ना? कि कोई मेकअप कर दे, कोई बाल बना दे, अच्छे-अच्छे कपड़े आएँ, यू नो कुछ सब एकदम सटा, हाँ, हाँ, हाँ। चमकता, ब्यूटीफुल हो। एंड जब आपको वो एक बार मिल जाता है ना, आप रियलाइज़ करते हो एक्चुअली ना इसकी इतनी वैल्यू नहीं है लाइफ में। अभी भी वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बट यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि मैं ओवर टाइम आई हैव अंडरस्टूड मैं किस तरह की एक्टर हूँ। आई लव माय क्राफ्ट। I love the process of it. I love being on a set. The frills are amazing. मैं ये नहीं कह रही कि मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन वो मेरी अभी प्रायोरिटी नहीं है। है ना? जैसे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर मेरी गाड़ी 4 साल पुरानी है, इट्स ओके। और शायद मैं उसको कुछ साल और भी चलाऊँ। लोग इसका प्रेशर लेते हैं पर इमेज का। आई डोंट थिंक एनी मोर। और मुझे लगता है बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है। जी। है ना? जब शुरुआत की थी तब मुझे था कि एक बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। तब तो मतलब स्टाइलिस्ट के भी मेरे पास, आई कुड नॉट हायर अर्लियर स्टाइलिस्ट। इतने बार मेरी मम्मी और मैं, वो मेरी दर्जी भी होती थी, वो मेरी स्टाइलिस्ट भी वाओ! होती थी। उन्होंने मतलब कई बार मेरे बाल भी किए हैं। लेकिन उस प्रोसेस में भी आई मेट पीपल, लाइक एक मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है शायना, वो तब स्टाइलिंग करती थी। और मुझे लगता है ना, बहुत लोगों को बहुत ऑफ़न क्रेडिट देना ज़रूरी है। और मैं ज़्यादातर अपनी कन्वर्सेशंस में उनके बारे में बात करती हूँ, बिकॉज़ कुछ महीनों बाद जब अवार्ड सीज़न शुरू हुआ, अवार्ड सीज़न मतलब यार 15 अवार्ड्स होते हैं, है ना? और हर में मैं नॉमिनेटेड थी डेब्यू के लिए, और मुझे वो अवार्ड जाके लेने थे एंड आई वाज़ विनिंग, बिकॉज़ आई वाज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फॉर माय फर्स्ट फिल्म, बट व्हिच मीन्स 15 अलग आउटफिट। 15 अलग आउटफिट, हेयर, मेकअप, है ना? गाड़ी टू रीच द इवेंट। इट्स अ थिंग, एट लीस्ट अ मिनिमम। और ये मतलब अनसेट चीज़ें होती है। शायद कोई नोटिस भी नहीं कर रहा था मैं कौन-सी गाड़ी से उतर रही हूँ। आई अनफॉर्चुनेटली डोंट नो। लोग नोटिस करते हैं। करते होंगे, पर ये मुझे था कि नहीं यार, मतलब अब मैं जो भी मैंने अपने ऊपर प्रेशर्स डाले हुए थे, बट इट्स ओके। और तब मेरे लाइफ में ऐसी एनर्जीज आई, जैसे शायना, उसने यार मुझे 2 साल शी स्टाइल मी, शी नेवर टुक अ पेनी फ्रॉम मी, एंड आई हैड मेट हर बिफोर आई वाज एन एक्टर। शी इज लाइक फैमिली टू मी टिल डेट, एंड बहुत क्लोज है। बट पता नहीं कहाँ से मेरे लाइफ में आ गई। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, आई एम लकी। तो कहीं न कहीं डेस्टिनी प्लेड ना, कि मेरे लाइफ में एक ऐसी स्टाइलिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। एंड मुझे फ़ैशन का शौक हमेशा से था। तो मैं जुगाड़ तो करती थी, पर वो मेरी लाइफ में आ गई। जैसे निखिल शेट्टी, ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। uh, he just in that phase supported me so much, and even before that, before I became an actor, मैं हमेशा उसकी गाड़ी लेके जाती थी, no questions asked. I would tell him, Niku, I have an event, he would send me the car. पॉडकास्ट ऑडियंस सोच रही है कि स्टाइलिंग कितनी एक्सपेंसिव होती है। मैं बस वो बॉक्स टिक करना चाहूँगा। सबसे बेसिक स्टाइलिंग, अगर एक आउटफिट के लिए यूजुअली 2000 से 5000 रुपए का खर्चा होता है।
एक रेप्यूटेड स्टाइलिस्ट इज समवेयर बिटवीन 10 to 20,000 रुपीज, और जो टॉप स्टाइलिस्ट होते हैं एटलीस्ट मेन के लिए, आई एम श्योर फॉर वुमेन इट माइट बी इवन मोर, मेन के लिए इट कैन रन एनीवेयर बिटवीन 60,000 to 1 lakh रुपीज पर आउटफिट, Yeah. पर आउटफिट। Yeah. और शायद अगर आपको वो आउटफिट खरीदनी है तो उसके पैसे ऊपर से लगते हैं, मतलब। और ये लोग समझते भी नहीं फेम के बारे में, और स्टाइलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, है मेकअप और भी और ज्यादा। तो मतलब बट जो भी है यार, मतलब देखो तब भी ना इतना कुछ था, बट इतनी लर्निंग थी, इतने अमेजिंग लोगों से मैं मिली, वो आज भी मेरी लाइफ का हिस्सा है, एंड दे आर माई ब्लेसिंग्स इन मैनी मैनी वेज। एंड जो मेरा फ्रेंड सर्कल है ना, वो यू का यू है। नथिंग इन माई पर्सनल लाइफ हैज ऑनेस्टली चेंज्ड। आई एम स्टिल दैट पर्सन। I have the same set of friends. I do the same things. Yeah. And thank God I went through that experience. मुंबई में रेंटल कार सर्विसेज भी होते हैं। हाँ पर बहुत महंगे होते हैं यार। कांट फ्री की गाड़ी बेटर थी मेरे लिए। बहुत महंगे होते हैं। कितना होता है? कुछ 10,000 के आसपास फॉर लाइक वन नाइट। I mean think about it, right? Like आपकी स्टाइलिंग हो गई 15 से 20,000, गाड़ी वाड़ी हो गई 15 से 20,000, या जो भी 10 whatever, hair makeup, like for a regular person spending 75-80,000 for an event For one which is evening. basic, it's a lot यार, है ना। अब मैं कैसे अपनी मम्मी को जाके बोलूँ कि आप ये करो, नहीं, बट ठीक है, जुगाड़ किया, मैं हसलो, I hustled then, I'm hustling now, I'm just hustling for different things. एक प्रैक्टिकल नजरिए से ये मैंने नोटिस किया कि एक्टर्स की लाइफ में ये एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, हाँ, टू मेंटेन द, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, इमेज, हाँ, इमेज टू मेंटेन। और ये लोग 100%. समझते नहीं, 100%. ये सिर्फ इंडस्ट्री इनसाइडर समझते हैं कि इतना बड़ा खर्चा होता है जस्ट टू एग्जिस्ट एज एन एक्टर। Yeah, होता है। आई मीन पॉजिटिव्स भी होते हैं बहुत सारे। बहुत पॉजिटिव यार। दिस माय जॉब इज सो फुलफिलिंग, इट इज सो ब्यूटिफुल, इट इज टफ, है ना, बिकॉज बहुत आप एक रेस का हिस्सा हो। अभी बहुत टाइम बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी रेस का हिस्सा ना बनूं, मैं अपनी खुद की एक जगह बनाऊं, जो मुझे लगता है स्लोली और स्टेडीली हो रही है। पर अब तब भी एक इट्स अ रैट रेस, है ना। एंड एक देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट जितना प्यार आपको ये जॉब देता है ना, इट्स अनमैच्ड यार। मतलब आप देखो ना, यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, समबडी विल कम आस्क यू फॉर अ पिक्चर, पीपल ऑन योर बर्थडे, हजारों लाखों लोग आपको विश कर रहे हैं, आपको इतना प्यार मिल रहा है। आप बीमार होते हो, आपको इतनी विशेस मिल, जस्ट कॉन्स्टेंटली ब्लेस्ड। एक थोड़ी अनरिलेटेड चीज कहना चाहूंगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे इमेज के बारे में और पॉजिटिव्स ऑफ द इंडस्ट्री के बारे में, और फिर आपने कहा कि जब कोई ऑन द स्ट्रीट आ जाता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आई थिंक द बिग गिफ्ट ऑफ फेम इज जब आप अक्सर, नॉट ऑलवेज बट अक्सर, जब आप किसी रूम में एंटर करते हो, लोग जानते हैं आपको वहाँ, करेक्ट, ठीक है। क्या आपको याद है, मैं एक बार आपको सो हाउस में मिला था? यस। ओके, जिस दिन मैंने आपको कहा था मुझे आपका हिंदी पॉडकास्ट बहुत हाँ। पसंद है, ऑफ कोर्स। आप समीक्षा के साथ बैठे हुए हाँ, थे। एनीवे, ओके, मेरी एक लाइफ की थियरी है कि जो भी आपको फील होता है किसी के साथ, जब आप उनसे पहली बार मिल रहे हो, वही आपकी इक्वेशन की एक डायनामिक बन जाती है। करेक्ट, श्योर। स्पेशली ये फ्रेंडशिप्स में होता है, प्रोफेशनल इक्वेशंस में होता है, रिलेशनशिप्स में होता है। तो जब मैं आपसे पहली बार मिला, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील हुआ आपके लिए, नो आइडिया व्हाई। और मैं ऑनेस्टली इतने सारे फिल्म्स भी नहीं देखता, आई एम नॉट अ वेरी फिल्म ओरिएंटेड पर्सन, बट आपके लिए रिस्पेक्ट फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। और इस पॉडकास्ट के दौरान भी मुझे और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट फील हो रहा है एज आई एम गेटिंग टू नो योर स्टोरी। शायद ये फेम की एक आउटकम होती है, दैट यू आर आउट देयर। मतलब अगर मैं इतने सारे फिल्म्स देखता भी नहीं, बट आई हैव अ सर्टेन इमेज ऑफ यू इन माई हेड आपकी फेम की वजह से, एंड दैट इमेज इज पॉजिटिव, बहुत सेल्फ मेड, हाई पर्सनैलिटी इमेज है। मैंने शायद आपको देखा है कुछ शूट्स में, समटाइम्स यू आर जस्ट इन द सेम रूम, द एनर्जी यू कैरी, ऑल दैट, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। तो शायद वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी की वजह से थैंक यू सो वो वो रिस्पेक्ट फील होता है। सो मैं इस पॉडकास्ट में बिल्कुल आपके साथ एक लाइन नहीं क्रॉस करूंगा उसी रिस्पेक्ट की वजह से, पर मैं रिस्पेक्टफुली आपको प्यार के बारे में पूछना चाहूँगा। जो प्यार, एक्टर्स के लिए डेटिंग लाइफ थोड़ी सी मुश्किल होती है, ये मैंने कॉमन थीम नोटिस करी है, सेल्फ मेड वुमेन के साथ होती है, एंड मच मोर इन योर इंडस्ट्री। क्यों?
नहीं यार, आई डोंट थिंक इट्स मच मोर इन माय इंडस्ट्री। आई मेरी जो बहुत आई हैव अ लॉट ऑफ सिंगल फ्रेंड्स। ओके, सबकी यही स्ट्रेस है। क्या? बट कि यू जस्ट कांट फाइंड दैट कंपेनियन, यू नो। या क्या होता है ना, मेरे लिए जो भी मेरा पार्टनर होगा वो सिक्योरिटी ज़रूर लाएगा, बट इट विल बी सिक्योरिटी जो मैं भी उसके लाइफ में लाना चाहती हूँ। वी हैव टू बी इक्वल्स, राइट? Many a times when I'm dating people, I tell them that I don't need um, superficial things from you because I'm capable of buying them for myself. कि गिफ्ट्स या जो भी मैं खुद के लिए ले सकती हूँ। मैं बहुत हमेशा से क्लियर थी कि मुझे कंपेनियनशिप चाहिए जहाँ पे हम साथ में ग्रो कर सके। एंड आई नो ये क्लीशे चीज़ें होंगी, पर ये जेन्युइनली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस इंसान जो भी मेरा पार्टनर होगा मैं उसे रिस्पेक्ट कर पाऊँ, वो लिबरल हो, उसकी सोच मुझसे मैच करे, वो समझे कि आई एम a whole person in my being. I don't need anybody to complete me and I don't want to complete anybody. तो कई बार जब आप इतने आपके लाइफ में इतनी क्लैरिटी होती है एंड ऑल यू वांट इज एक्चुअली इमोशनल कंपेनियनशिप, जो हमारी कंडीशनिंग है, जो एक मैस्कुलिन कंडीशनिंग है, वो हमेशा ये होता है कि आप कहीं ना कहीं एक औरत को कंप्लीट करते हैं। आप उसका एक फाइनेंशियल क्रच होते हैं। और जब व्हेन यू डोंट वांट दोस थिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर, आई थिंक वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ, ओके, अंडरस्टूड। ऐसे आप कह रहे हो कि सोसाइटल कंडीशनिंग होती है कि हाँ, द गाय हैज टू प्रोवाइड, पर आपको किसी मुझे प्रोवाइड प्रोविजन की जरूरत नहीं है। कोई प्रोवाइड करे या ना करे, यू डोंट केयर। आई डोंट केयर। Okay. एंड फिर कंफ्यूजन हो जाती है रिलेशनशिप। कंफ्यूजन हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं लोगों को ये नहीं समझ आता कि किसी का काम इतनी बड़ी प्रायोरिटी क्यों है। एंड कई बार इट कैन बी if the man is as ambitious and driven, it's applauded कि हर चीज त्याग के इन्होंने ये लेगेसी छोड़ी है या इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है। बट इफ अ वुमन हैज द सेम path or she wants to do the same thing, somewhere it's not looked at with the same um, respect or the same gaze rather, है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पे वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो लोगों को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी इफ आई हैव द सेम अमाउंट ऑफ क्रेज ऑफ लीविंग बिहाइंड द लेगेसी दैट आई वांट। तो ना वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आ जाता है। एंड आई जस्ट फील इन जनरल बॉयज गेट इंटिमिडेटेड बाय मी। दे डू। आई हैव बीन टोल्ड दिस मेनी मेनी टाइम्स। About what? I don't know. I really don't know. I'm a very nurturing, chill human being. I'm genuinely a chill human being. और ना मैं वो नहीं हूँ कि क्योंकि मेरे में वो पागलपन है कि मैं अपने पार्टनर में भी वो पागलपन लाऊं कि तुम भी करो। मत करो यार, तुम्हें जैसे जीना तुम अपनी लाइफ जियो, मुझे जैसे जीना मेरे को मैं जीऊंगी। आपको थोड़ा मेल पर्सपेक्टिव दूं इस पे? प्लीज। ओके। आप बताओ, अगर आपको डिबेट भी करना है, कर लो। आई एम नॉट एन अग्रेसिव डिबेटर एंड मेरी सोच ये है कि डिसएग्रीमेंट से कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो प्लीज़ डिसएग्री विद मी, ठीक है? लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द बॉयज दैट आई हैव डेटेड हैव बीन phenomenal, right? ऐसे नहीं है that my relationships have ended because they are so regressive. बहुत complex होता है एक man woman relationship. मोस्ट ऑफ द गाइज यू डेटेड, तो No. एक दो Yeah. टॉक्सिक बंदों के बारे में है। बताओ। I think नहीं, first you tell me। नहीं। What's your tell me your perspective? मैं किसी को डेट कर रहा था और आई डोंट इवन थिंक कि उनकी लव लैंग्वेज गिफ्टिंग थी, बट वो बहुत इंटेंसली इमोशनल इंसान थी। तो वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, Sweet. विच इज स्वीट, पर मेरे लिए एज अ मैन वो बहुत ज़्यादा था। मुझे डिस्कम्फर्ट फील होता था उन चीज़ों से एंड इट ऑलमोस्ट पुश्ड मी अवे अ लिटिल बिट। और मैंने कन्वे भी किया कि ये मत करो, बट इट डिडंट स्टॉप
एंड कुछ कुछ ये जनरलाइज चीज़ नहीं है. सम गाइज, few guy, lazy guys ओके. will like that. पर अगर आप एक सेल्फ मेड मैन हो, कभी कभी मतलब कभी कभी कुछ कुछ गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं. लाइक व्हेन आई रिसीव फ्लावर्स आई एक्चुअली लाइक इट, क्योंकि वो बहुत छोटी चीज़ है. पर नहीं, पता मुझे क्या लगता है कि when you receive something, you know the intent behind it, जी, है ना? अगर वो इंटेंट आपको अनकंफर्टेबल करता है, then you will never enjoy the process. ये मेरा मानना है. मच्योर. I love being pampered. And I really love being pampered. मतलब मैं वो लड़की हूँ कि मेरे बर्थडे पे अगर आपने हल्ला नहीं मचाया, you don't love me. Now that can be my mom, my sister, or my partner. I love it. I love big gestures. But if you're doing a big gesture because you feel that's the only way you can have ownership on me, then it makes me uncomfortable. ओनरशिप ऑन यू. Ownership, or you feel, you know, that's the only way you can. भूमि मेरी है. मतलब होता है यार, इसी you know बहुत सारी unsaid complexities होती है एक relationship में. I can't, you know, if there's no other way that you can express your love but just that, then that makes me uncomfortable. Like I'd rather, if in a relationship I don't have the space to talk, but I get something very expensive at every stage, it's not a relationship. Also, the men that I'm attracted to are the ones that are achievers. Now, the size of your achievement does not matter to me. आप It is filter out. about your thought, about your drive. It can be for anything. Again, I'm saying वो ये नहीं कि अरे you have to, your success has to be as much as mine. By achievers, I mean it is just your intellect as well. That is very important to me. Somebody जिसके साथ मैं बैठ के बातें कर सकूं. क्योंकि जब कोई सेल्फ मेड होता है तो पर्सनालिटी में लेयर्स ऐड हो जाते हैं उस स्ट्रगल की वजह से. आप Correct. ये कह रहे हो. होता ही है यार. इंटरनेट को, बहुत सारे लड़कों को इंटरनेट पर ऐसा लगता है कि लड़कियां पैसों के पीछे भागती है, बट एक्चुअली लड़कियां इस आइडिया के पीछे भागती है, पर्सनालिटी के पीछे. और पर्सनालिटी अक्सर सेल्फ मेड होने से डेवलप होती है, एंड देन विद दैट मनी इज एन आउटकम. आप इतने सोशल क्यों हो? मुझे मजा आता है, मैं बचपन से ही Okay. थी. लोगों से मिलके मुझे अच्छा लगता है. लोगों से मिलके मजा आता, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ वेरी बिग साइड ऑफ माइंड दैट इज वेरी लेजी. मतलब देयर आर डेज वेयर आई डोंट गेट आउट ऑफ द हाउस, बट देन देयर आई वाज जोन वेयर आई एम लाइक अच्छा आज तो इट्स आई एम मूडी. आप फिल्मी पार्टीज के लिए जाते हो? अगेन वो एक फेज आता है जब मैं जाऊंगी, एक फेज आता है जब मैं एकदम रिक्लूज हो जाऊंगी. क्या फिल्मी पार्टीज में जाना ज़रूरी होता है? हाँ यार, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है इट इज वेरी ह्यूमन रिलेशनशिप बाउंड. तो लोग आपकी वाइब नोटिस करते हैं पार्टी में? आपकी वाइब नोटिस करते हैं. कई बार लोगों को लगता है कि यू नो दे अज्यूम दैट यूर अ सर्टेन वे, और जब आप वो आपको एक्चुअली एक पर्सनल सेटअप में मिलते हैं वो रियलाइज करते हैं नो आप नहीं है वैसे. सो एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट. क्यों ऑफिस, बाकी इंडस्ट्रीज में भी तो ऑफिस पार्टीज होती है, ऑफ साइट्स होते हैं, लोग प्रोफेशनल दोस्त बनाते हैं. सो इट्स ओके. आई डोंट थिंक कि अगर मैं किसी फिल्मी पार्टी पे नहीं जाऊँ, शायद अगर कोई रोल मेरे लिए लिखा जा रहा हो मेरे पास नहीं आए. यू नो वैसे ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत सारे लेयर्स है जिसकी वजह से एक पार्ट आपके पास आ सकता है, नहीं आ सकता है, बट छीना जा सकता है. या चीरा जा सकता है, या आप सोचते रह जाती हो कि why how did that happen. But anyway, but I don't think कि सिर्फ एक फिल्मी पार्टी अटेंड करने से, but it's important. I wouldn't deny it is 100% important. You have to make, you need to have your friends. आप एक करियर पर्सपेक्टिव से भी कह रहे हो ये? 100%. Yeah, because also ना जो हमारी fraternity और जो हमारे experiences है ना, you have highs are so high and the lows are so low, and the lows are most of the times lonely. But when you're on your high and you make some friends and वो friends आपके साथ आपके lows में रहते हैं ना, and they understand your experience because the chances are they've also gone through it. So it's a little, मतलब it becomes easier. सिर्फ शायद दूसरे एक्टर्स आपका दर्द समझ सकते हैं. हाँ,
और प्रोड्यूसर्स और हाँ, डायरेक्टर्स। और कई बार होता है यार कि आप जब किसी डायरेक्टर के साथ हो एंड सडनली वो आपके अंदर कोई और साइड देखते हैं जिन्होंने शायद अभी तक एक्सपीरियंस आपके काम से ना किया हो, एंड दे आर लाइक, यू नो व्हाट, मे बी यू कैन वर्क फॉर दैट पार्ट, एंड इट्स हैपेंड विद मी इन द पास्ट. कभी किसी एक्टर पर क्रश फॉर्म हुआ है? हाँ. तो डेट क्यों नहीं किया? क्योंकि शादीशुदा थे? नहीं 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 वो तो मुझे शाहरुख सर पे सबसे बड़ा क्रश है और हमेशा रहेगा, बट हाँ, मतलब हुआ ही नहीं, एंड ऑल्सो मेरा जोन नहीं है, बिकॉज मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ ना बहुत अलग है. देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमार्केशन, और यूजुअली मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसमें मेरे काम के बहुत कम लोग हैं. The ones that I socialize with, travel with, you know, whatever, have a good time with, they are not from the fraternity. तो ज़्यादातर लड़के जिनसे मैं मिलती हूँ वो एक्टर्स या उनका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है. आप कैसे मिलते हो लोगों से? सोशल लाइफ? सोशल लाइफ में बहुत सारे दोस्त हैं यार, मेरे और मेरी बहन के भी, हम दोनों के अगर आप दोस्त कंबाइन करो, and इतने बढ़िया लोग हैं, एंड आई एम अ वेरी सोशल पर्सन. आई बिलीव यू. पर आप किसी एक्टर को डेट करोगे? वी फाइंड द राइट पर्सन. Why not? आई एम आस्किंग यू दैट. I think so. I think today I think so. Like few years ago, I was like, no, can't date an actor, can't live in insecurity and stuff. Yeah, because you're like away, and you know it's very tough. Imagine, especially जहाँ मैं कभी like मैं बहुत ज़्यादा बॉम्बे में hardly रहती हूँ actually. I'm barely in the city, and the distance and all, I was like कैसे handle होगा? But I feel like अब जाके मुझे लगता है शायद एक एक्टर मेरी लाइफ बेहतर समझ पाए. So, because it's a handful to date somebody from the fraternity. I'm sure it's a handful for the boys that I've dated in the past. बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है. हाँ, और समझने की ज़रूरत है क्योंकि the level of passion now is too much. It's not a 9 to 5 job. It is, मतलब, it's do or die. Why does every Friday make such a big difference? You know, क्यों इतना प्रमोट करते हो फिल्म? क्यों आप इतने, जब फेलियर होता है, why does it impact you so much? है ना? या जब सक्सेस होता है क्या? So I feel like, again, because it's a gamble. Everything is a gamble. Every Friday is a gamble. Every piece of information that comes out, उसके repercussions बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. You know, maybe the piece of interview comes out that can completely backfire. तो और उसका इफेक्ट आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके आपके लव वंस, relationship. आपके रिलेशनशिप पे भी होता है. You know, and getting somebody used to that is a lot. Getting somebody used to pap culture is a lot. Explaining your partner why the concept of privacy does not, like, why are you so caged? Like, I'm very, you know, like, I won't, like, you know, let's maintain a little distance in public because it's my personal life and I know people are looking at me, and I want to protect my partner more than anything else, you know, because I have signed up for it. My partner hasn't. भूमि पेडनेकर, आर यू रेडी फॉर द डर से जीत तक राउंड? Absolutely. ओके, खुद का टाइम लीजिए आंसर्स के साथ. मैं टेंजेंशियल सवाल शायद पूछूंगा. ओके, तो पहला सवाल आपके लिए ये है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक्टर होने के नाते आपकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रोफेशनल डर क्या है? Take your time. यार, honesty, I think, दो चीज़ हैं. पहली चीज़ ये है कि कहीं न कहीं ना मैं, अब मुझे जाना ही मेरी एक्टिंग के लिए जाता है. लाइक आई एम नोन फॉर माय एक्टिंग चॉप्स और व्हाटएवर. तो मुझे कहीं लगता है कि कभी ऐसा ना हो कि मैं ग्रो ना कर पाऊँ अपने एज़ अ क्राफ्ट में? अपने क्राफ्ट में, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज़ इफ आई ग्रो एज़ अ ह्यूमन बीइंग तभी मैं अपने क्राफ्ट में ग्रो कर पाऊँगी. सो आई फील दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. और एकदम ट्रूथफुल आंसर है ना इसका, एक जो पोजीशन होती है जो आप बहुत मुश्किल से अचीव करते हो, अम, सबसे बड़ा डर यही है कि कभी वो पोजीशन ना चली जाए, और वो जाएगी. इट इज़, ये नियम है. फेम टेम्पररी होता है. फेम टेम्पररी है, सक्सेस टेम्पररी है, और आप किस चीज़ को सक्सेस मानते हो वो टेम्पररी है
है ना? मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस विद एज हैज़ ऑल्सो चेंजिंग रैपिडली। लेकिन कहीं न कहीं मुझे वो डर लगता है कि जैसे कि जो मैंने यहाँ तक जो मैं पहुँची हूँ या जिस तरीके की फ़िल्में मुझे अभी आती हैं, शायद कुछ सालों बाद ना आए। लेकिन अगर मेरी 9 फ़िल्में हैं, जो बहुत बड़ी सक्सेस है, मेरी फ़िल्में भी हैं जो नहीं, जहाँ पे मैंने फेलियर देखा है एंड जेन्युइनली उससे बड़ी टीचिंग कोई होती नहीं, है ना? लेकिन स्टिल हार्ट्स ऑफ हार्ट्स यही लगा रहता है कि आई डोंट वांट टू लूज़ आउट ऑन दिस, एवरीथिंग दैट आई हैव। कैसे डील करते हो उस फीलिंग के साथ? बस रहने देते हो उसे? नहीं यार, रहने नहीं देते। इट्स अ वेरी हेवी फीलिंग टू हैव, क्योंकि यार मैं एक वन मैन, एक मैं ही हूँ, है ना? कुछ और एज सच कोई कुशनिंग, देयर इज नोबडी टू रियली फॉल बैक ऑन। आई लोग हैं जो जाके मेरी पिक्चरें देखते हैं, और फिल्म मेकर्स हैं जो दैट हैव फेथ इन मी। एक इस पॉइंट पे पहुंच गई हूँ जहाँ पे व्हेन अ राइटर सेज दैट देव रिटन दिस फॉर मी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छा ठीक है, सर्वाइव। बट आई थिंक इट इज ओनली अबाउट सर्वाइवल। इट इज जस्ट कि कुछ दिन होते, जैसे मैं आपको कहा, जब मैं आज उठी, मैं बहुत अच्छे मूड में उठी बिकॉज मैंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट कल पढ़ी थी, और ना कुछ हफ्तों से मुझे लग रहा था व्हाई एम आई नॉट रीडिंग थिंग्स दैट आर ड्राइविंग मी क्रेजी। इट्स नॉर्मल। ये कभी फील हुआ था आपको विद सम पास्ट वर्क दैट you've डन? No, just in the last few weeks, I was like, so I get a lot of scripts to read. Thank you, God. I'm lucky that a lot of material comes my way. And until now, everything that I've taken up has been a choice. ओके। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी फ़िल्म है आपकी जिसे पहली बार पढ़कर आपको लगा कि ये तो कुछ है? ये जो जिस यार, फीलिंग मैं क्या, ये जो मेरी पिछली वाली चली गई है ना, थैंक यू फॉर कमिंग, जो अभी रिलीज हुई थी, तो ये जिस दिन मैंने पढ़ी थी, मैंने कहा कुछ तो है इसमें। कुछ तो है। और मुझे ये पता था कि एक एक कुछ उथल पुथल मचाएगी। आई न्यू इट। आई वाज लाइक ये कॉन्वर्जेशन करेगी, ये लोगों को अनकंफर्टेबल भी करेगी। मुझे नहीं पता था इतनी अनकंफर्टेबल करेगी जितनी करी फिल्म ने, बिकॉज शायद मेरे लिए, मैं वो लड़की हूँ, है ना? मैं तो मुझे, लेकिन जो जो हुआ है इस फिल्म के साथ, ओ भगवान, वो पीपल वर वेरी अनकंफर्टेबल। सो गुड। It's a very good thing. पीपल विल I'm रिमेंबर I'm दिस। glad. The film got a lot of love. The film also didn't get a lot of love. There were two such polarized opinions on the film. And तब मतलब and मेरी सोलो फिल्म थी in many ways. I had a fantastic cast supporting me. ये जो 4 लड़कियां थी, ये सच में मेरी pillar of strength थी। पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझ पे, और कभी आई डिड नॉट हैव टू डील विद इट एवर, है ना? मेरी फर्स्ट थिएट्रिकल सोलो फिल्म, और उसने इतनी हलचल मचा दी। आई वाज लाइक बहुत अभी जाके शायद आई हैव काम डाउन अबाउट, थैंक यू फॉर कमिंग, काम डाउन? काम डाउन। क्यों? टेंशन हो रही थी? टेंशन नहीं थी यार, मैं बहुत पैशनेटली फील करती हूँ अबाउट द फिल्म, है ना? तो जब आप बहुत पैशनेट होते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो कहीं ना कहीं यू लूज ऑब्जेक्टिविटी। यू यू आर जस्ट, you're neither you're enjoying the experience, nor are you no matlab, you're just, I not feel anything that month and a half while I was promoting, and a few weeks after the release I had no feelings, I was numb, and that's not a good thing. It's important to feel, it's important to absorb what people are thinking and what people are feeling. क्यों? यार, मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, मेरे लिए वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका एक बिकॉज फीडबैक लूप होता है वो? फीडबैक लूप से ज़्यादा ना, मैं ना, जब मेरी तरफ स्पेसिफिकली क्रिटिसिज्म आती है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव और नॉट, इट रियली फ्यूल्स अ लॉट ऑफ फायर विद इन मी,
And that's the way I've lived my life always. When I've been pushed in a corner, suddenly मेरे अंदर कुछ हो जाता है. During this experience, I was just numb. So it's like I've just, like, I went to TIFF. It was phenomenal. है ना? इतनी appreciation, इतना प्यार. I was emotional. But I don't remember it. I remember it because a lot of it was documented. But I don't remember it. Which is kind of sad. Because मैंने इतना pressure डाला हुआ था खुद पे. बहुत इंटेंस इंसान हो आप. मैं हूँ. ओके, अभी समझ आ रहा है कि आप खुद पे इतना प्रेशर क्यों डालते हो उस फेम सिचुएशन को लेकर. क्योंकि जिसने भी फेम देखा उन्हें फेम के बारे में कुछ पता चल जाता, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप विद फेम बदल जाती है. मेरा कहने का मतलब यह है कि फेम मिलने से पहले और फेम मिलने के बाद फेम देखने का नज़रिया बदल जाता है. कैसे बदला है? When you dream about the things that you want, आप एक बहुत यूनिलैटरली वो चीज़ें देखते हो. लेकिन जब आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तब उसकी अच्छाइयाँ भी हैं, उसकी थोड़ी चीज़ें जो शायद इतनी प्लेजेंट ना भी हो, दैट यू आर डीलिंग विद. और पता है, there's an ecosystem that is dependent on me. है ना? जब आप सक्सेस देखते हो, मैंने कोशिश यही की कि मैं मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, जिस भी कैपेसिटी में, मैं जितना भी स्ट्रेंथन कर सकूं, मैं उतना स्ट्रेंथन करूं. तो आई फील कहीं ना मुझे लगता है मेरे पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो आई एम स्केर्ड दैट इफ I lose out on, I'm kind of going back to your previous question as well. कहीं ना कहीं लगता है, okay, if I lose out on this, how will I manage this that I've created? Because there's so many lives that are dependent on what I do. But for my mental health and what I really want, when I said कि मैं बहुत ambitious हूँ, यार मैं genuinely हूँ, तो मेरे लिए ना growth is very important. It's a good thing. It is. It's a great And it's thing. not toxic. It's very beautiful. किसने कहा कि टॉक्सिक है? नहीं, बिकॉज मैं आपको सच बता रही हूँ, कई बार ना जब मैं लोगों के साथ बात करती हूँ, वो ना कहीं ओवरवेलम हो जाते हैं मेरे विद माई डिजायर एंड वांट टू डू थिंग्स डिफरेंटली. एंड आई एम लाइक, लुक, you'll have to understand that this is my food. This is what keeps me going. The fact कि मैंने at a younger age, I could deal with loss in whatever way I dealt with. And I turned that experience into something positive, channelized it into making a positive change within my life, and in turn making sure that, I can kind of spread that joy to others as well. Right? So for me, this is how I keep going. And people at times get like so many times in my past relationships, for example, like people get लड़के इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंटिमिडेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं. ये इस थॉट को होल्ड कीजिए, ये एक पूरी कॉन्वर्सेशन जो हम करेंगे इसके ठीक है. बाद. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा करियर स्विच हो चुका है, असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर टू एन एक्चुअल एक्टर. उस स्विच के पहले आपको डेफिनेटली हिम्मत की जरूरत थी. वो हिम्मत आई कहाँ से? यार कोई ऑप्शन ही नहीं था ना. क्यों? क्योंकि आप पैसे कमा रहे थे, आप सक्सेसफुल थे. The definition of success is very subjective. ओके, है ना? तब मैं, हाँ, जो मेरे पास जहाँ से मैंने एक मेरे लाइफ के हिसाब से मैंने एक रॉक बॉटम पॉइंट से जहाँ से भी मैंने शुरू किया, उसके हिसाब से राइट बिफोर आई बिकेम एन एक्टर, आई हैड इनफ मनी कि अब मैं अपने घर में भी कंट्रीब्यूट कर रही थी, मैं काफ़ी कुछ कर रही थी, है ना? बट मेरा, आई वॉजंट डूइंग वॉट आई एक्चुअली लव्ड, विच वॉज एक्टिंग. तो मैं तब बस सर्वाइव कर रही थी और स्विच, और मुझे बस ये था कि मैं कैसे बदलूं ये मेरे लाइफ के बारे में.
पर ये जो आप कह रहे हो ना कि आपके दिल में एक पैशन थी एक्टिंग के लिए और उस पैशन की वजह से आपने जंप किया, बहुत लोगों के दिलों में पैशन होती है, बहुत लोग सेल्फ अवेयर भी होते हैं, पर बहुत लोग वो स्टेप नहीं ले पाते। तो वो स्टेप आपने क्यों लिया और कैसे लिया? I think in my case, destiny played a very big part because मैं एक फिल्म ऑर्गेनाइजेशन में थी जहाँ पे एक ऐसी फिल्म आई जहाँ पे एक न्यू लड़की वो खोज रहे थे जो who is beautifully rounded, you know, and in a very typical way आपके एक नॉन कन्वेंशनल बॉलीवुड डेब्यू वो ढूंढ रहे थे बिकॉज उस फिल्म में दम लगा के हईशा में जो लड़की थी शी हैड टू बी लाइक बिगर. मुझे लगा उस रोल के लिए यू हैड पुट ऑन वेट। I did. See, but I was always a plum girl. It's not like मैं बहुत ही कुछ, oh my God, I wasn't. I was always a plum girl, but I wasn't as, I'd gained about 30 odd kgs to reach that character. And तब पे the reason I said कोई ऑप्शन नहीं था तो हिम्मत वही से आती जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना. तो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूँगी. आप मुझे एक्टिंग करने का मौका दे रहे हो, एक यशराज फिल्म में मेरा डेब्यू होने वाला है, मतलब लोग, इट्स अ ड्रीम फॉर पीपल. 3-3.5 महीने जब वो मुझे ऑडिशन कर रहे थे मेरी डायरेक्टर, तो सुबह मेरा ऑडिशन होता था 2-3 घंटे, और जो बाकी लड़कियां हैं जो थोड़ी शॉर्टलिस्ट होती थी डायरेक्टर उनका ऑडिशन करते थे, और शाम को मैं और लड़कियों का ऑडिशन करती थी फॉर द सेम पार्ट. तो मैंने इतनी, मतलब मैं रोज बस यही कहती भगवान कर दो यार, कर दो, बस कर दो, कुछ हो जाए कर दो. तब मेरे पास ना बस ब्लाइंडर्स ऑन थे, तो आई डोंट नो इफ आई मैनिफेस्टेड या क्या था, बट आई नो मेरी हिम्मत उसी पॉइंट से है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे बनना ही था एक्टर. तो मेरे सामने जो पहली अपॉर्चुनिटी आई जस्ट ग्रैब्ड इट. लोगों ने मजाक उड़ाया आपके वेट का फिल्म के रिलीज के बाद? यार लोगों को ना एक्चुअली समझ नहीं आया ये हुआ क्या, क्योंकि वो जो 1 साल था ना मुझे अलाउड नहीं था किसी को बोलना कि, तो सडनली अगर कोई मुझे जनवरी में मिला एंड देन दे मेट मी इन अक्टूबर, आई एम अ डिफरेंट पर्सन. बट द ब्यूटी ऑफ दैट एक्सपीरियंस इज कि मेंटली इट डिड नॉट इफेक्ट मी बिकॉज आई वॉज हैविंग अ ब्लास्ट. फिल्म के रिलीज के बाद भी? फिल्म के रिलीज के बाद, एक्चुअली रिलीज तक मैंने ऑलरेडी थोड़ा वेट नॉक ऑफ कर दिया Oh, था okay. बिकॉज मैंने कहा कि भाई अभी I did not want to be stereotyped and only get certain kind of roles, which is the reality of, you know, where we are. And also that wasn't my natural state of being. आपने क्या खाया वेट गेन के लिए? अरे यार मतलब तब ना मैं नॉन वेजिटेरियन खाती थी, अब मैं वेजिटेरियन हूँ. तो मेरा एक मील आता था, एक पूरा 12 इंच पिज्ज़ा खाती थी, बटर नान, बटर चिकन, दाल मखनी, मिठाइयाँ, केक्स. इट वाज आई वाज हैविंग अ ब्लास्ट. मुझे इतना मजा, मतलब इमेजिन यू आई वाज गेटिंग पेड टू ईट, यू नो, एंड टू लिव माय ड्रीम. मैंने कहा भगवान ये आपने क्या कर दिया, ये मतलब हाउ कैन इट बी सो परफेक्ट. तो आई वॉज, और मैं मतलब जब लोग मुझे देखते थे और मुझे अलाउड नहीं था लोगों को बोलना, बोली तुम, मैं बताऊंगी बेटा. अच्छा तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है मुझ पे, अब तुम रुको, द जोक्स ऑन यू व्हेन यू नो व्हाट्स गोना हैपन. आपने कितना वेट पुट ऑन किया? I reached 96 kgs. From I think I must be 65. 65 to 96? या मतलब एक पॉइंट था जब आयुष्मान ने मुझे बोला भूमि बस कर यार, खाना बंद कर दे. बिकॉज एक डेडिकेटेड इंसान था सेट पे जिसको से मुझे खिला, मतलब अगर मेरे कुछ ग्राम भी कम हो जाते थे, माय डायरेक्टर वाज सो पर्टिकुलर बिकॉज देयर वाज अ सर्टेन रीजन, राइट, दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिल्म कि 31 kgs? हाँ 31 kgs? हाँ रफली. कैसा लगा ऊपर 31 नीचे. kgs पुट ऑन करके? मुझे समझ ही नहीं आया मैंने किया. बट हेल्थ पर कुछ I नहीं? was young. कुछ समझ, it didn't matter. I'm telling you now, I was having a blast. I was really enjoying life. But जब घटाना पड़ा तब मुझे realize हुआ because, you know, I would like have, my knees had become weak. My ankles had become weak. And I could see like, you know, and the problem is I gained the weight in the most unhealthy manner. I wish मैंने
थोड़ी और बुद्धि होती या मैं थोड़ी और अच्छाई से या मम्मी की सुन लेती, जब मम्मी कही थी भूमि मत खा बाहर का खाना, मत खा, मैं तो मतलब मैं आई वाज अनस्टॉपेबल इट वाज वाइल्ड आई वाज लाइक इट वाज नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट आई एम लाइक ओह भूमि नो बिकॉज आई नो बेटर राइट। तब क्या ग्लूटेन डेयरी शुगर तब थोड़ी ना अक्ल थी मुझ में। अगर थोड़ा बेटर किया होता तो शायद उतारना थोड़ा आसान होता। घटाया कैसे? बहुत मेहनत की यार, 1 साल लगा? करीब करीब तो 30 किलो के लिए? हाँ मतलब आप समझो 20-25 किलो उतर गए, फिर जो आखिरी के वो 10 किलो थे ना वो अभी तक उतार ही रही थी मैं। वो मतलब देन बट विच इज़ फाइन विच दैट्स हाउ आई ऑलवेज वॉज यू नो। और जो स्टार्टिंग के थे 6 महीने मैं दोस्तों से नहीं मिली, जिम आई वुड ईट राइट, जिम आई वुड ईट राइट, घर पे फुल्ली फोकस्ड, क्योंकि मुझे ये क्लैरिटी थी कि जब फिल्म रिलीज होगी आई एटलीस्ट वांटेड टू बी क्लोजर टू द वे आई एम। कि मुझे नहीं पता था क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आएंगी, क्या होगा मेरे साथ, यू नो। मुझे सिर्फ एक कॉमेडिक, आई डिड नॉट वांट टू बी, एंड इट्स वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग, लेकिन हमारे फिल्मों में एक ओवरसाइज्ड एक्टर को एक ही तरीके से देखा जाता है, कॉमिक रिलीफ, यू नो। आप अभी ऑब्वियसली चीज़ें बहुत बदल गई हैं, है ना, लेकिन 6-8 साल पहले जब दम लगा के हईशा आई थी तब चीज़ें इतनी बदली हुई नहीं थी। यू नो द वर्ल्ड टुडे इज़ अ लॉट मोर वोक, you know, we are a lot more sensible, we are a lot more empathetic, aware, and we are a lot more scared because we know we'll be called out. आपने कभी इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शंस पढ़े हैं पर? हाँ यार, मैं पढ़ती थी, अब मैंने पढ़ना बंद कर दिया। ओके। कभी कभी एल्गोरिदम गलत ऑडियंस तक वीडियो पहुंचा देते हैं। हाँ, मुझे That's लगता why. है ज़्यादातर मेरे तो होता ही है, बट पहले मैं बहुत इफेक्ट होती थी ट्रोल से, अब नहीं होती। आपने कार्डियो किया उस फेज में? बहुत क्या कार्डियो करते थे? ट्रेडमिल? भागती थी ट्रेडमिल। और कुछ? और कुछ थोड़ा बाद में करना शुरू किया, तब ट्रेनर वेनर के पैसे नहीं थे, तो ना डाइटिशियन के पैसे थे, तो जो मुझे पहली फिल्म के पैसे मिले, अब वो तो मतलब मेरे लाइफ चेंजिंग अमाउंट था, राइट। ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर तब भी पहली फिल्म जो भी, तो उसी में अब मुझे मेरा वेट लॉस भी करना था, नौकरी थी नहीं मेरे पास, उसी में मुझे सर्वाइव भी करना था। अब फिल्म आ गई, फिल्म हिट हो गई, अब इवेंट्स शुरू हो गए। अभी इवेंट्स, ये पीआर इवेंट्स, तो मतलब यू हैव टू पे फ्रॉम माय पॉकेट, राइट। तो इट वाज वेरी टफ या दैट 1 ईयर आफ्टर टिल आई गॉट माय नेक्स्ट फिल्म। क्या पैसे आपकी लाइफ में ज्यादा डर लाते हैं या ज्यादा हिम्मत? हिम्मत, ज्यादा हिम्मत लाते ज़्यादा हैं पैसे? हिम्मत लाते हैं, हाँ। कुछ कुछ लोगों के दिलों में डर भर जाता है पैसों की वजह से। क्यों? वही जो आपने कहा कि एक पोजीशन का प्रिविलेज आ जाता है, पैसे भी एक पोजीशन का यार, प्रिविलेज लाते हैं, और बहुत सारे लोग पैसों को मैनेज नहीं कर पाते। पैसे मेरे लिए कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी है, और जैसा मैंने आपको कहा, इट्स जस्ट नॉट अबाउट मी, मेरा ना थोड़ा फैला हुआ इकोसिस्टम है, तो मेरे लिए तो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो जेन्युइनली हिम्मत लाते हैं, और मैं और मोटिवेट होती हूँ टू वर्क। सक्सेस ने मुझे लेजी नहीं बनाया, सक्सेस ने मुझे और भी और ज़्यादा एम्बिशियस बना दिया। एम्बिशियस बनाया। आप कैसे हैंडल करते हो अपने फाइनेंसेस? आप खुद हैंडल करते हो? अब मैं करने लग गई हूँ। यार मतलब इन अ वे काफ़ी चीज़ें हमने फ्रॉम स्क्रैच बनाई हैं, सो एट द फर्स्ट फ्यू इयर्स तो उतना रहता ही नहीं था कि मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ, है ना। सब एक बेसिक जो आप अपनी लाइफ बनाते हो, मोस्ट ऑफ इट वुड लाइक गो इनटू दैट, राइट, बिकॉज आई हैव जेन्युइनली डन इट बाय माई सेल्फ। एंड अब इन द लास्ट लाइक इन द लास्ट सम टाइम, जब उतना एक्सेस है कि मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ, तो मैं अभी इन्वेस्ट कर रही हूँ, एंड आई रियली एन्जॉय द प्रोसेस, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी जो सेविंग्स होती है वो मैंने सीखा है कि सिर्फ वो बैंक में रखने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यू नो। सो आई हैव अ वेल्थ मैनेजर जो मेरे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो आई इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, मैं करती रहती हूँ, मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ। आई डोंट लेट माई मनी सेट आइडल। Do you think girls would be happy in traditional gender roles, modern girls? Probably not. आई डोंट थिंक आई कैन जनरलाइज, Different for different इट्स girls. डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। मैं आपको कह रही हूँ, आई नो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, ओके, दैट आर होम मेकर्स एंड आर वेरी हैप्पी, Hmm. यू नो। उन पे कोई
आई हेट सेइंग इट, उन पे कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं आप काम नहीं कर सकते, बट देयर आर मेनी जिन पे है एंड दे आर फोर्स्ड इनटू इट. उनके रियलिटीज कैसे बन जाता? मतलब वो खुश है लाइफ में? यार मुझे लगता है कहीं ना यू फॉर्म अ रियलिटी दैट गिव्स यू पीस एंड जॉय. तो कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास, है ना. और कई बार आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज हो जाती है जहाँ पे आप उन शैकल्स को तोड़ पाते हो. वो लड़कियां मैंने वो भी देखा है. आपको किस नज़रिए से देखती हैं? क्योंकि टेक्निकली आप ट्रेडिशनल जेंडर रोल बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे, तो आपको किस नज़रिए से देखती है? एस्पिरेशनल? आई होप सो. I really hope so. Yeah, see, the thing is, I'm a very non-judgmental person. है ना, मुझे हमेशा लगता है टू ईच हिज ओन, तो मैं कभी किसी पे अपने व्यूज हावी नहीं होने देती. है ना, मुझे लगता है कि द वे आई कंडक्ट माई सेल्फ, आई शुड इंस्पायर पीपल. आई कांट फोर्स हाउ यू शुड लिव दैट. नो, मत तू ये कर, बोल दे अपने. नहीं, इट्स नॉट माई स्पेस अनलेस यू कम एंड आस्क मी. सो आई रियली होप दैट द ones that want freedom and independence in their life, I really hope that they draw some amount of इंस्पिरेशन? inspiration from me. क्योंकि यार देखो, मैं सच में कहना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेरे आई हैव I've seen women change the moment they get financial independence. पहले they are जो आपको बताया गया कि नहीं, आप बड़े होते हुए कि नहीं आपको यही चीज़ें पसंद है, आपकी खुद की कोई पर्सनालिटी खो जाती है ना. बट द मोमेंट यू गेट दैट एंड यू आर हैप्पी अबाउट गेटिंग दैट, यू जस्ट बिकम योर ओन पर्सन. बट एट द सेम टाइम अगेन, यार अनवी पता सीन क्या है कि ये सारी ना कॉन्वर्जेशंस बहुत ही लेयर्ड है। लेयर्ड है, बहुत सब्जेक्टिव है. आई नो सो मेनी होम मेकर्स दैट आर स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट्स जो पूरा इकोसिस्टम अपना रन करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट फाइनेंशियल, इट इज अगेन वेरी लेयर्ड. You know, there can be a situation where, okay, there is a man who's providing the financial support, but it is the woman who's still taking the calls on how that man's finances are going to be used, which I saw with my Nana and Nani. Yes, my Nana ji was in the army. He was doing great service to the country and he was bringing the financial aid, but it was actually my Nani running the show. मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सॉरी Yeah, समथिंग yeah, yeah. इन दिस सेम थॉट. मैं हाल ही में गोवा गया था, जहाँ मैं एक एनिमल शेल्टर में गया, एंड द एनिमल शेल्टर्स रन बाय 2 इंडिपेंडेंट वुमेन जिनके बहुत अच्छे कॉर्पोरेट करियर से, और फिर वो लाइफ को छोड़कर वो गोवा शिफ्ट हो गए और अपने सेविंग्स के थ्रू अभी एनिमल शेल्टर को रन कर रहे हैं. एंड इट्स ग्रेट व्हाट दे आर डूइंग. उनकी एज थोड़ी, मतलब दे अबव 40. द लेडी हू सेड दिस वाज अबव 40, एंड आई फील कि वो बहुत समझदार थी ऑनेस्टली. लाइक शी वाज गिविंग सम वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. तो उन्होंने एक सेंटेंस बोली which actually stuck with me, and I would like to know your perspective. I look at you as an actual feminist. I don't look at you as a I look at you as a balanced feminist. समझ, सब दूसरों को भी समझ लेते हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. तो उन्होंने कहा कि द इशू विथ अ लॉट ऑफ मॉडर्न डे ह्यूमंस इज दैट दोनों लड़के और लड़की जेंडर रोल्स भूल चुके हैं. ट्रेडिशनली स्पीकिंग, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लड़कों को पैसे कमाने चाहिए या सिर्फ लड़कियों को बच्चों का ख्याल रखना चाहिए. मिक्स कर लो जेंडर रूल्स, बट रिमेंबर दिस वन सेंटेंस: men are the leaders, women are the strategists who sit over the leaders. मतलब टेक्निकली the girl is still the leader, but Yeah, I don't completely disagree with her, but you're also speaking of a setup which is a traditional man-woman setup. है ना, हमारी situations भी बदल गई हैं. जो मेरा setup है, for example, we are a woman-led family. So maybe it's again so subjective, right? They've always had to strategize because that was their only way of making space for themselves. And that a lot of times the strategizing would
that was their only way of survival, rather. है ना? इसलिए they became really good at strategy. I think so. I think so. Professional world में ना I feel कि girls have a very strong eye for what can go wrong and Yeah. what can go even more right. Yeah. वही strategy again. Yeah, जब मैं अपनी mother को देखती हूँ, she was a working parent, you know, but I would say in the last few years, you know, she's become a homemaker. And there's so many times that I tell her, I was like, Mom, don't you want to, you've always been independent, you know, and and she still has financial securities because she was smart and she'd invested, and, you know, she can live by herself. Okay. And I was like, but you've always had so much drive and, you know, you were never homebound. And don't you? She is like, no, I'm in a phase where I just don't want to do anything. And when I was growing up, I used to have a lot of complaints with my mom because my mom was a working parent. So she was not traditionally available at the times where other mothers were maybe available. I used to hate it. And I had a lot of like Remorse. anger with her. मेरी लड़ाइयाँ होती थी. But obviously I'm like, oh my God, अब समझ आता है. अब समझ आता है. और क्यों वो कर रही थी, and you know क्या करने की कोशिश कर रही थी. I completely get it, and that's why maybe I idolize her so much. But as I said, on the other end is my nani, who I felt was a complete feminist, but she was strategizing, and she was making her space that I am the leader. But a lot of women don't get that opportunity. Circumstances की वजह से. A lot of women don't get that opportunity. When I look at so many people, like even if you look at just like, you know, the class divide, you know, there's somebody who works within my home staff, you know, वो इतना his, like that day I was telling my mom, I said, Mom, if this guy had or if he knew how good, he has a very strong engineering brain. You know, he has solutions and it amazes me. And there's so many times when I've told him, I said, have you considered educating yourself? But it's not an option for them because they are like, now I'm 25. तो उनको लगता है कि कैसे हो सकता है ये. लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप सोचो, अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी चीज़ होती है जहाँ पे आपको ये भी नहीं पता आपके टैलेंट्स क्या हैं. सो हाउ लकी ऑल ऑफ अस. आपके जाने से पहले आपके बारे में मैं और बात करना चाहूँगा. हाँ. पहले एक रिक्वेस्ट है. हाँ. आपको हमारा करेज कैन साइन करना, क्योंकि ये पॉडकास्ट का एंड हो चुका है. व्हाइल यू साइन इट, हाउ नाइस, आई विल टेल यू अबाउट यू. शायद जो मैं आप यहाँ साइन कर सकता हूँ. हाउ यू विश. Do I have to write a नहीं message? just you, Just up to sign, you. ना? You can say lots of love Ranveer as in I'm kidding. मैंने ना एक्चुअली दे दिया ऑटोग्राफ. पता नहीं क्यों. It's good. लव भूमि पेडनेकर. आदत good. से मजबूर. कैसा मजाक लगता कर है? रही हूँ. ऐसे सुपरस्टार मोमेंट्स जी के. Honestly ना मैं बहुत I really thank God. I'm like, thank you, please just ये रखना. ऐसा लगता है कि सपना चल रहा है. हाँ यार, लगता है. सपना चल रहा है and I hope ये सपना टूटे ना. I genuinely love what I do a lot यार. जितने पावर और फोर्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आई डाउट कि कुछ भी टूटेगा. मुझे बहुत आप एक बहुत सॉर्टेड आउट इंसान हो और आप एक बहुत डेफिनेटली ब्लेस्ड, पर मैं ब्लेस्ड शब्द यूज़ करने की कोशिश कम कर रहा हूँ. तो आज से आपके मेहनत के थ्रू आपने अपॉर्चुनिटीज़ कमाए और उन अपॉर्चुनिटीज़ का आपने उन्हें मैक्सिमाइज़ किया अपॉर्चुनिटीज़ को. बहुत कुछ कहना चाहता हूँ आपसे भूमि, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक राइट नाउ. There was moments in this conversation where I really could feel what you've been through, and as I said earlier, I loved how you had just put it on the side. ठीक है, I don't know how to package this into words, क्योंकि मर्दों की एक weakness होती है, but I genuinely feel a lot of respect for you. Maybe because I see your mother and my mother in you in like some ways. Thank you so much. So like I don't know how you can convey that kind of respect to another human being, but that's what I want to convey. इससे I switch to English. Sorry दोस्तों, पर मैं English में ही thinking language है. But
what I love about you the most is that you also respect yourself. क्योंकि अक्सर जब लोग सोसाइटी में रिस्पेक्ट कमा लेते they forget to respect themselves, but there's a part of you that really respects yourself, and I think that's what comes through in your work as well. So keep being you. Thank you. My God, I'm very overwhelmed. के जाने से पहले आपके लिए गिफ्ट है from Team TRS and Team Mountain Dew. एक Oh, जैकेट है, how cool. we'll That's hand it cool. over. और for being who you are and switching your career, ये आपके लिए हमारा डर के आगे जीत है करेज अवार्ड भूमि पेडनेकर के लिए. Thank you so much. Thank you for being on TRS, and I know this is not the last time we are speaking. I wish you all the love and luck. और जो भी आपके दिल में वो सब कुछ होना चाहिए. Thank you क्योंकि so much. you've taken care of so many people around you, and I think that's why God chooses to take care of you. Thank So just keep. No, but listen, I also have to tell you, this is maybe my second podcast. And the first one I did was with a friend. So I was like, okay, it's natural. It was way shorter. So thank you so much. Could I hold a conversation? You could hold a conversation and you were funny. Well, that's my craft. But thank you for being on the show. भूमि पेडनेकर. Thank you, Ranveer. आपसे फिर से बात करना, आपके फैंस बहुत खुश हो गए एपिसोड के बाद. तो थैंक यू सो मच. Thank you. तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड. अक्सर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री प्रोफेशनल से बात करता हूँ, एक्टर्स स्पेशली, मैं हमेशा ये नोटिस करता हूँ कि ऐसे लोग अपने खुद के दिल को बहुत गहराई से जानते हैं, खुद के दिमाग को, खुद के इमोशंस को बहुत गहराई से जानते हैं. इसलिए मैं ऐसे इमोशनल कॉन्वर्सेशंस एक्टर्स के साथ ज़्यादातर करता हूँ. टेल मी व्हाट यू थॉट ऑफ टुडेज एपिसोड. मैंने इनके दिल में घुसने की कोशिश करी, ट्राइड अंडरस्टैंडिंग हर पास्ट, ट्राइड अंडरस्टैंडिंग हर डर से जीत तक की कहानी. तो यही था आज का एपिसोड दोस्तों. अगर आपको भी मेरे से मिलना है, मेरे से बात करनी है, तो माउंटेन ड्यू इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पर जाइए और जो टॉप मोस्ट पोस्ट है वहां अपनी डर से जीत तक की कहानी शेयर कीजिए विद हैशटैग डर के आगे जीत है स्टोरीज, और 5 लकी विनर्स को मुझसे मिलने का मौका मिलेगा. लॉट्स ऑफ लव टू यू फ्रॉम रणवीर एंड द टीम. आई होप टू टॉक टू भूमि पेडनेकर वंस अगेन. और मुझे ये बताइए कि आज के पॉडकास्ट में सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या लगी. कमेंट्स में बताइए, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ. So please, I want your feedback. Lots of love. We'll see you very soon.